हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए आरटीपी एंड जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ करी है फॉर द सितंबर स्टूडेंट्स जो सितंबर में इंटरमीडिएट देने वाले हैं। मुझे तो ये आरटीपी बहुत अच्छी लगी है और आरटीपी का मेरा एक ही पर्पस है कि आरटीपी से मैं डिटरमाइन करता हूँ कि आईसीएफ किस लेवल पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछने वाली है और मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट। ओके, बिल्कुल जोश के साथ। अब ये शुरू करने से बाद मेरे को आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप ये आरटीपी का एक फिजिकल प्रिंट लेंगे और फिजिकल प्रिंट लेने के बाद आपके साथ रखेंगे। उस पर आप जितना डाउट लिखना है, जितना आपको कोई भी डाउट है तो वो सॉल्व करेंगे और सब कुछ आरटीपी का पेपर पे ही करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी पे नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल में ही कर लेते हैं। प्लीज वैसा मत करिएगा। इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड लेट्स स्टार्ट विद इट एंड वी विल क्विकली, वेरी क्विकली गो थ्रू द आरटीपी एंड वी विल नॉट वेस्ट टाइम एट ऑल। ओके, सो लेट्स, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, आपका विद इन 1 आवर पूरा आरटीपी देख के हो जाना चाहिए। और एक और बात, अगर अभी किसी भी तरीके से हम कहीं पे रुकते हैं या फिर आप कहीं पे रुकते हैं, कुछ भी करते हैं ना किसी डाउट के कारण, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भी डाउट हो ना, उसी समय डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट को मैं आखिरी तक के रखूंगा और फिर उसके बाद मेरे को याद ही नहीं आएगा मेरे को डाउट क्या था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अब हमें आरटीपी एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना है, क्विकली करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट विल गो थ्रू विद इनकम टैक्स एंड देन विल गो थ्रू विद जीएसटी। सो इनकम टैक्स में अगर सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है, इनकम टैक्स हो या किसी भी पेपर में एमसीक्यू, ऑलवेज एंड ऑलवेज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, हर फैकल्टी आपको यही बोलेगा और दिस इज द ओनली वे एमसीक्यू हैज टू बी सॉल्व, बिकॉज मुझे पढ़ना क्या है क्वेश्चन में, मुझे ये डिटरमाइन होना चाहिए। ठीक है, सो इज मिस्टर नवीन एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, मतलब 44 एडी वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी है कि उसी से रिगार्डिंग कि भाई अगर सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज रिसीव्ड हुए बाय क्रॉस चेक आउट ऑफ टर्नओवर, सेम टर्नओवर लिमिट कैलकुलेशन करने की लिमिट है। फिर इधर बुक्स ऑफ अकाउंट गेट्स ऑडिटेड, मतलब 44 एबी वाली कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगा। फिर व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, ये वाली कंडीशन चेक करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ ही डोंट गेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, देन 44 एडी में फॉल करेगा, तो देन व्हाट विल बी हिज नेट प्रॉफिट। सो वेरी इजी एमसीक्यूज। अगर जिन्होंने पढ़ाई करी है तो उनको ये एमसीक्यू बहुत इजीली आ जाएंगे और जिन्होंने थोड़ी नहीं करी होंगी तो अब कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। सो पढ़ाई तो बेटा मैं बता रहा हूँ आखिरी मिनट, मतलब आखिरी घंटे तक की होनी चाहिए। एक फिर लास्ट का 1 घंटा आपने छोड़ देना चाहिए। बस 2 बजे का पेपर है ना, 1 बजे मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दी है और अब मैं शांति से पढ़ने जाऊँगा, क्योंकि सीए में आप कितना भी पढ़ के जाओ कम ही रहेगा। इट इज़ ऑलवेज लाइक यू विल, इट इज़ नेवर लाइक यू विल 100% सी एवरीथिंग। इट इज़ लाइक जितना ज़्यादा आप देख के जा सकते हो उतना ज़्यादा देख के जाओ। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलता है कि मिस्टर नवीन एज 40 ईयर्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल रिसीव्ड आपकी 1.2 करोड़ रुपीस है। टर्नओवर आपका 2.8 करोड़ रुपीस है। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ टर्नओवर, आउट ऑफ टर्नओवर कितना है, 8 लाख रुपए। अमाउंट रिसीव इन कैश आउट ऑफ कैपिटल रिसीट्स इज 2 लाख रुपीस एंड अमाउंट रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक एनईएफटी एंड अदर प्रिस्क्राइब मोड। दैट मीन्स रिटर्न फाइल करने के पहले 2.5 करोड़ रुपीस रिसीव हो चुके हैं। ये 44 एडी की कंडीशन, 44 एडी के कंडीशन को ये सेटिस्फाई करने के लिए बता रहा होगा। मतलब आई मीन वो 6% 8% वाली चीज़ के लिए कुछ बता रहा होगा, हल्का हल्का। मेरे को जो याद है, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं, मैं तो एकदम प्लेन स्लेट के जैसे जा रहा हूँ आपके साथ। मैं आज है ना आप स्टूडेंट के जैसे बन के जा रहा हूँ। ठीक है, total payment is 1.6 crore, cash payment out of total payments is 9 lakh rupees and profit as per books is 10.5 lakhs. और salary includes wages which is paid to, salary includes wages 15,000 rupees to 1 security guard and 2 housekeeping in cash. दैट मीन्स 15,000 रुपये पर मंथ, मतलब 10,000 की लिमिट से ज़्यादा आपने कैश पे करी है तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 70,000 पेड इन कैश बट लेस देन 8,000 रुपीज़ हमने पर डे पे करा, तो दैट मीन्स ये तो लिमिट के अंदर ही किया है तो इसका तो कुछ नहीं करना है। एंड देन इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टू कमल ऑफ 70,000 रुपीज़ ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। दैट मीन्स हम ये पढ़ के आए सेक्शन 40 के अंदर कि अगर सपोज रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे हो रहा है तो और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 30% डिसअलाउ होगा। एंड देन अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमने इसको पे नहीं किया है
नॉन रेसिडेंट को, तो उसमें 100% डिसअलाउ होगा. सो नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द क्वेश्चंस कि व्हाट विल बी द आंसर. सो मिस्टर नवीन एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम, क्या 44AD कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? 44AD में क्या है? 44AD में दो स्पेसिफिक लिमिट है, एक तो 2 करोड़ की और 3 करोड़ की. सो व्हाट 2 करोड़ की तो आपकी लिमिट कि नॉर्मल बिजनेस अगर आप कर रहे हो, और 2 करोड़ की लिमिट आपको टर्नओवर की लिमिट अप्लीकेबल है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिकली 3 करोड़ की लिमिट आपके लिए कब अप्लीकेबल है? जब आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव इज लेस देन 5%. तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल राइट नाउ the amount is 8 lakh rupees, so whether 8 lakh rupees is less than 5% or not, let's check it out. So 2.8 करोड़, इसका 5% कितना होता? 0.14 करोड़, मतलब 14 लाख. तो मतलब 8 लाख रुपए करेंटली, तो अभी उससे लेस ही है. सो दैट मीन्स the amount received in cash during the year do not exceed 5% of the turnover. ये आपको समझ में आया? ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा? बिकॉज अमाउंट टोटल, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला है? 5% द टोटल अमाउंट रिसीव. कभी भी एक बात याद रखना, हमें 5% जो डिटरमाइन करना है वो 5% अमाउंट रिसीव का नहीं डिटरमाइन करना है, हमें अमाउंट 5% ऑफ टर्नओवर डिटरमाइन करना है. ठीक है, और ये तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि हमें 3 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल मिल सकती है. ठीक है, दोनों ये जो नो वाले थे तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा. आपको समझ में बी और सी में सी क्यों करेक्ट है कि यहाँ पे 5% ऑफ टर्नओवर बोला है, 5% ऑफ द अमाउंट रिसीव नहीं बोला है. प्लीज थोड़ा ध्यान से, वो जो अमाउंट रिसीव वाला क्लॉज है वो 44AB का क्लॉज है 5%. वहाँ पे 44AB में कैश पेमेंट अगर 5% रिसीव, वो 5% करा या फिर कैश रिसीव 5% करा तो वो अलग कंडीशन है, दैट इज ऑडिट वाला कंडीशन. यहाँ पे अमाउंट ऑफ टर्नओवर 44AD इज अ स्मॉलर सेक्शन, AB इज अ बिगर सेक्शन जहाँ पे सारे बिजनेसेस इंक्लूड हो सकते हैं. ठीक है, सो नाउ आई होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली, अगर सपोज फॉर एग्जांपल assuming for the purpose Mr. Naveen has additionally received 10 lakh rupees by cross check out of turnover. Cross check we assume that means cross check is equivalent to cash. It's not वहाँ पे specifically account pay check or NEFT or any bank transaction. So in this case 10 lakh rupees जो रिसीव हुआ है आउट ऑफ क्रॉस चेक, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू कैश. ओके, सो हमें 8 लाख रुपीस पहले रिसीव हुआ था, 10 लाख रुपीस अभी रिसीव हुआ है, तो दैट मीन्स 18 लाख रुपीस हमने अभी रिसीव किया है. कुछ समझ में आया? और हमारी लिमिट कितनी थी? हमारी लिमिट जो आउट ऑफ टर्नओवर की लिमिट थी दैट वाज ओनली 14 लाख रुपीस. सो दैट मीन्स 18 लाख रुपीस इज एक्सेस ऑफ 5%. अगर ये एक्सेस ऑफ 5% है तो इसमें स्पेसिफिकली मेरे को 3 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी और मेरा टर्नओवर भी 2 करोड़ से ज़्यादा है. सो कहीं ना कहीं मेरे को सारे ऑप्शंस एक बार देखने पड़ेंगे कि भाई क्या ऑप्शंस मेरे को अप्लीकेबल होंगे. और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी दिया है कि यहाँ पे ड्यू टू बोथ ए एंड बी दिया है. तो मतलब जब ऐसे केस में हमें ए और बी दोनों सेटिस्फाई देखना पड़ेगा वेदर ये दोनों होते कि नहीं होते. It is the most, you have to select the most appropriate answer. It's not like you have to select the right answer. There can be 2 right answers as well. ठीक है, सो यहाँ पे सिंस द टर्नओवर ऑफ मिस्टर नवीन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2 करोड़ रुपीज, ऑब्वियसली एंड एग्रीगेट कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 5% ऑफ द टर्नओवर. ऑब्वियसली देखो मेरा 5% का कैश रिसीव एक्सीड हुआ तो इसलिए मेरे को 3 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी और मेरा जो टर्नओवर अभी 2 करोड़ से ज्यादा हो ही चुका है. सो इसीलिए मेरे लिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है. दैट मीन्स मेरे लिए डी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, नो कैश पेमेंट. यहाँ तो कैश पेमेंट का तो सवाल ही नहीं था, 44AD में कैश पेमेंट का कोई लेना देना ही नहीं, कैश रिसीट का लेना देना है. तो आई होप इट इज क्लियर. देन इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड और नॉट. तो यहाँ पे ऑडिट की लिमिट क्या थी? ऑडिट की 2-3 लिमिट थी और ये कंटिन्यूएशन ऑफ 2 है. सो दैट मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इज एक्सीड ऑफ 5%. तो मतलब मैं 44AD तो ले ही नहीं सकता, तो मेरी 2-3 लिमिट्स है. एक तो 1 करोड़ रुपीस की नॉर्मल लिमिट, 2 करोड़ की जो बिजनेसेस 44AD में जा रहे हैं, दे आर नॉट क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ 44AD. ठीक है, उसके लिए, और दे वर शोइंग प्रॉफिट मोर देन शोइंग प्रॉफिट लेस देन 6% और 8%. सो यहाँ पे 44AB में उन बिजनेसेस को ऑडिट कराना पड़ेगा. एंड देयर इज वन मोर स्पेशल लिमिट ऑफ 10 CR जहाँ पे वो हमें बोला गया था कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल योर अमाउंट रिसीव्ड इन कैश और द अमाउंट पेड इन कैश
should be less than 5%. So but here 44AB में एक चीज जो स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ टर्नओवर की लिमिट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है फॉर द ओवरऑल लिमिट एंड नॉट जस्ट द टर्नओवर रिंग. ऊपर सेकंड क्लॉज में हमने क्या कंसिडर किया, सेकंड क्लॉज में हमने 5% किसका यूज किया था, 5% ऑफ टर्नओवर विच इज 2.8 करोड़. ठीक है, यहां पर लेकिन हमें जब 44AB वाली कंडीशन देखना है तो हमें दो चीजें देखना है. एक तो 5% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश शुड बी लेस देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड. ठीक है, excuse me, and 5% of the total payment should be less than the aggregate of the total payment in cash. 5% of the total payment in cash should be total payment in cash should be less than 5% of the total aggregate payment. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी टोटल रिसीट कितनी हुई, हमारी रिसीट हुई है यहाँ पर 8 लाख रुपीस प्लस, जस्ट अ मिनट, हमें 2 से लेके आना है, मतलब 8 लाख रुपीस प्लस 10 लाख रुपीस प्लस ये वाले 2 लाख रुपीस, क्योंकि ये भी आउट ऑफ कैश रिसीट. तो मतलब 2.8 करोड़ प्लस 1.2 करोड़ का 5% कितना होता, 2.8 करोड़ प्लस 1.2 करोड़ का 4 करोड़ का मेरा 5% देखना है. दैट मीन्स 20 लाख रुपीस. और ये जो अमाउंट मुझे रिसीव्ड हुई है ये कितनी है, 8 प्लस 10 18 प्लस 2 20 लाख रुपीस. सो दैट मीन्स मेरी 5% से तो कम ही कैश पेमेंट हमें रिसीव्ड हुई है आउट ऑफ टोटल एग्रीगेट रिसीट्स की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जब मैं यहाँ पर कैश पेमेंट की बात कर रहा हूँ तो कैश पेमेंट मैंने कितना किया, 9 लाख रुपीस. और 9 लाख रुपीस आउट ऑफ 1.6 करोड़ मैंने कैश 1.6 करोड़ मैंने पे किया. तो 1.6 करोड़ इंटू 0.05 अगर मैं करता हूँ तो 8 लाख रुपीस अमाउंट आता है मेरा. दैट मीन्स यहाँ पर मैंने एक्सीड कर दिया लिमिट. यहाँ पर जब मैं कैश से पे कर रहा था तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए से ज्यादा मैंने कैश में पे कर दिया. सो हियर आई विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आई विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट दिस लिमिट ऑफ 10 करोड़ रुपीस. ये मुझे नहीं मिलेगी, ये भी मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मैं 44AD से बाहर हूँ. सो व्हाट विल माय बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाट विल माय लोकल लिमिट इज लाइक 1 करोड़ की लिमिट है, लोकल लिमिट वाला सबके लिए एप्लीकेबल है. सो यस, कैश पेमेंट, is Mr. Naveen required to get his books of account audited? That means your answer is yes. And why I have to require books of account? Because of my cash payment exceeds 5% of the aggregate payments, right? 5% exceed of the aggregate payments, इसलिए इसी कारण के वजह से हमें करना पड़ रहा है. दूसरा ऑप्शन क्या है, no, since the turnover of Mr. Naveen does not exceed the threshold limit of 10 करोड़. ये तो गलत है. एक्चुअली yes, मतलब 10 करोड़ से कम तो है मेरा टर्नओवर, बट मेरी जो 10 करोड़ के टर्नओवर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना. यस, सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 5%. कैश रिसीट तो मेरी एक्सीड नहीं कर रही है लेकिन कैश पेमेंट जरूर मेरा कर रहा है. और यहाँ पर स्पेसिफिकली 5% ऑफ टर्नओवर बोला गया, जबकि लेकिन ऑडिट की लिमिट चेक करने के लिए हमें टर्नओवर नहीं, हम ग्रॉस रिसीट्स पे जाते हैं. तो वी ऑल्सो इंक्लूड कैपिटल गेन्स रिसीट एज वेल. And no, since the amount received in cash does not exceed, ये definitely my cash receipt does not exceed 5% of the aggregate amount received. However, my payment exceed. So that's why it is not just single condition. I have to check both the conditions, and out of that conditions, I have to determine whether I will be liable to pay tax or not. अब specifically एक question ये है कि excuse me, what is the amount of profits and gain of business chargeable to tax in the hands of Naveen as per books of account? So यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे क्या बोला गया है कि मेरा 10,50,000 वॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और 10,50,000 में मुझे और कितना अमाउंट नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा इफ द बुक्स इफ चार्जेबल टू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट. यहाँ पर एक 3 जो एडिशनल कंडीशन थे हमें एक बार वो चेक करना पड़ेगा. सी यहाँ पर क्या हुआ, 15,000 रुपीज पर मंथ इज पेड टू 3 एम्प्लॉइज इन कैश फॉर 12 मंथ्स. सो कितना होता है ये, 45,000 इंटू 12, 45,000 इंटू 12 कितना होगा, 45,000 इंटू 12 इस 4,50,000 सॉरी 5,40,000. ये आया समझ में, 5,40,000.
और ये तो मेरा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज एलिजिबल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर हमने क्या किया, 70,000 रुपीज पे किया है टू कमल, वेयर वी हैव नॉट डिडक्टेड एनी TDS। सो इन दिस केस स्पेसिफिकली 30% विल बी डिसअलाउड of 70,000 which is equivalent to 21,000, राइट? एम आई गेटिंग इट? आपको ये चीज लिमिट समझ में आ रही है कि मैं ऐसा 30% की डिसअलाउ कर रहा हूँ? बिकॉज हियर आई एम प्रिज्यूमिंग ऑन अ वेरी वैलिड अजम्पशन कि कमल किसी फॉरेन बंदे का नाम जनरली नहीं होगा, इंडियन बंदे का ही नाम होगा, और इसीलिए किसी रेसिडेंट को पे किया गया इंटरेस्ट विदाउट डिडक्टिंग TDS, तो ओनली 30% विल बी डिसअलाउड। एंड इन दिस केस 10,40,000 मुझे 5,40,000 ऐड करना पड़ेगा, दैट एंड 21,000 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 10,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 21,000, that means 16,11,000. So whether there is an option of 16,11,000? Yes, there is an option of 16,11,000. और कोई हमें ऑप्शन देखना ही नहीं है। Then suppose if he does not get books of account audited, तो अब अगर सपोज ऑडिट में नहीं करता और मैं नॉर्मल क्वेश्चन में जाता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन में डिटरमाइन करता हूँ कि व्हाट विल बी माय अमाउंट इफ सपोज आई पे 44 AD के बुक्स के, मैं अगर सपोज जाता हूँ, सो 44 AD में स्पेसिफिकली क्या बोला गया है कि इफ सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव रिसीव्ड एनी अमाउंट बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल, अकाउंट पे चेक और NEFT बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न ऑफ इनकम, सो इन दिस केस वॉट एवर इज द अमाउंट यू हैव रिसीव, उस पर आपको 6% देना पड़ेगा और बचे हुए अमाउंट के ऊपर 8% देना पड़ेगा, बिकॉज वी अज्यूम दैट यू हैव रिसीव्ड इन कैश, इवन इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड इन कैश, बट एज यू आर फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम देन विल अज्यूम कि आपने ये कैश में रिसीव नहीं थी, बाद में कभी सॉरी कैश में रिसीव नहीं किया तो बाद में कभी कैश में रिसीव करेंगे, बाद में जब करेंगे तब देखेंगे। सो हियर आउट ऑफ 2.8 करोड़ 2.5 करोड़ मैंने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू यूज किया, रिसीव किया है, तो 2.5 करोड़ पे मुझे कितना परसेंट लगेगा? 2.5 करोड़ से मुझे 6% लगेगा। एंड बचा हुआ कितना मेरा 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए में मेरे को कितना लगेगा? 30 लाख रुपए में मेरे को लगेगा 8% के हिसाब से, तो 2,40,000, 15 लाख प्लस 2,40,000 कितना होता है? 17,40,000। सो दैट मीन्स माई इनकम विल बी, इफ सपोज फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, if Mr. Naveen does not want to get books of account audited, that means he has to show his income in 44 AD, and 44 AD we have a specific condition that suppose if you are not receiving any payment in cash before, if you are not receiving any payment other than by a cash mode, by account pay check, और so you will be liable to pay tax at the rate of 8%. I hope आपको ये प्रोविजन याद आ रही होगी। सो हमने स्पेसिफिकली सारी कंडीशंस हमने देख ली है, हमने सारे MCQs देख लिए हैं, एंड आई होप आपको ये सारी कंडीशन, ये सब कुछ समझा होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके?